हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए केवीएस से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आया हूं। उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और उनके आंसर्स के बारे में जानेंगे। देरी न लगाते हुए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, लक्ष्य निर्धारण अनुसंधान से पता चलता है कि जब लक्ष्य होते हैं तो लोग उच्च स्तर का प्रयास करेंगे। कब करेंगे? जब हम अपना लक्ष्य स्थापित करेंगे। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? आसान और सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य ही आसान और सामान्य होगा तो हम उसमें कैसे अपने आप को प्रूव कर पाएंगे? सेकंड थिंग, चुनौतीपूर्ण और विशिष्ट। एंड थर्ड इज कार्य और मध्यम। उसमें काम भी हो और वो बीच वाला भी हो। और कठिन कठिन तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लक्ष्य हम अगर पूरा करने की कोशिश करेंगे वो इतना कठिन होगा कि हम कर नहीं पाएंगे। तो हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? चुनौतीपूर्ण और विशिष्ट। हमारा लक्ष्य होना चाहिए चुनौतीपूर्ण और विशिष्ट। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की समकालीन परिभाषा है। मनोविज्ञान की समकालीन परिभाषा में हम सबसे पहले मनोविज्ञान लेते हैं। मनोविज्ञान क्या है? हमारे मन से संबंधित विज्ञान, जो हमारी मानसिक क्रियाओं के ऊपर ध्यान देता है या हमारे मन से होने वाली मोमेंट्स है। तो उनमें सबसे पहला हमारा आ जाता है बिहेव। हमारा बिहेव कैसा रहेगा और वह किसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करे। तो सबसे पहले इसमें हमारा ऑप्शन यही बन जाता है, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान। यही हमारा राइट आंसर बन जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑफर्ड का पूर्ण रूप क्या है? ये पूछ रहा है ऑफर्ड की फुल फॉर्म क्या है। और ऑफर्ड, सबसे पहले ऑफर्ड ऑफर्ड नहीं हुआ करता था, ऑफर हुआ करता था। इसमें फिर डी लास्ट में जोड़ा गया। और इस ऑफर्ड क्या है? ऑफर्ड एक टेस्ट है जो हम स्कूली बच्चों के ऊपर लागू करते हैं। इसमें 6 टेस्ट बैटरी आइटम्स होते हैं, जिसमें से आप पुलअप्स, पुशअप, हैंगिंग, ये सारे हम बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन वो टाइम के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। अब हम इसमें पहुंचते हैं, जैसे कि इसने दे रखा है अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। ये नहीं है। सेकंड, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन डांस। ये जो डांस सेकंड पार्ट आपका है यहाँ पर, अमेरिकन अलायंस हेल्थ फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ये जो मैं रिक्रिएशन आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले ऑफर ही होया करता था अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, लेकिन डांस इसमें लास्ट में जोड़ दिया, क्योंकि डांस करने से भी हमारी फिजिकल फिटनेस ठीक होती है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिटक ताकने से संबंधित है, जबकि नौली। त्रिटक क्या होता है? ताकना। ताकना देखना होता है, लेकिन वो हम देख कैसे रहे हैं? यहाँ पर त्रिटक का संबंध दिया गया है योगा से। तो योगा क्या है हमारा? योगा में हमारा क्या रहेगा? त्रिटक में जब हम योगा करते हैं तो सबसे पहले कैंडल या मोमबत्ती होती है, या किसी एक पार्ट को हम स्थापित कर लेते हैं जिसके ऊपर हमें देखना होता है पल के बिना झपकाए। ये हमारा त्रिटक यानी कि ताकने की विधि हो गई। ऐसे ही पूछ रहा है नौली क्या है। तो नौली हमारी क्या होती है? नौली हमारी पेट की ऐंठन। तो हमारे पेट से संबंधित, हम पेट के ऐंठन में अंदर जब हम, नोली भी हमारी एक क्रिया ही है। पेट के अंदर हम लोग ऑक्सीजन को रोककर रखते हैं। ये हमारी नोली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अभिप्रेरणा का मूल प्रवर्ती सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित किया गया। अभिप्रेरणा का मूल प्रवर्ती सिद्धांत किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन के आंसर से जानने से पहले हम जाएंगे क्लर्क एंड क्लर्क का सिद्धांत। तो क्लर्क एंड क्लर्क ने जो सिद्धांत दिया था तो वो परबलन का सिद्धांत था। और बेनेडिक्ट ने सिद्धांत दिया था वैदिक। जो हमारे वैदिक से संबंधित था वो बेनेडिक्ट ने दिया था। इसके बाद में मैक्डोगल ने सिद्धांत क्या दिया था? थ्योरी ऑफ चेंज। जो भी हम लोग चेंज, नहीं नहीं, मैक्डोगल ने सिद्धांत दिया था अभिप्रेरणा का। और कोर्ट लेवल ने सिद्धांत दिया था थ्योरी ऑफ चेंज का। जब हम अपनी थ्योरी को चेंज करते हैं या वह हो जाती है।
तो इसमें राइट आंसर हमारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति वाला सिद्धांत किसने दिया था? मैड्यूगल ने। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा C3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंद्रा पिंगला सुषमा से संबंधित है। इंद्रा पिंगला सुषमा क्या है? ये हमारी कुंडलिनी जागृत करने वाली नाड़ियां हैं, जो हमारी कुंडलियों को जागृत करती है। तो मैंने आंसर भी बता दिया, नाड़ी। तो हमारी इंद्रा पिंगला और सुषमा क्या होगी? ये नाड़ियां होंगी जो हमारी कुंडलिनी को जागृत करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन मासिक धर्म की ऐंठन को कम करने में मदद करता है? तो यहाँ पर क्या है, मासिक धर्म में जब हम लेडीज हैं, लड़कियां होती हैं, उनको मासिक धर्म जब चल रहा होता है, तो उसमें हम उनको ऐसा कौन सा आसन कराए जिससे उनको फायदा मिले, या उनको जो पेन हो रहा है उसमें आराम मिले। शीर्षासन हम यहाँ पर नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें सिर के बल नीचे सिर कर कर पैर ऊपर करना होता है। सर्वांग आसन हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पैर ऊपर करने होते हैं। कर्ण पीड़ासन यानी कि हलासन वाली पूर्ण स्थिति में कर्ण पीड़ासन, अपने घुटनों को मोड़कर कान के पास में रखना, यह हम नहीं कर सकते। बलासन, बलासन का दूसरा नाम यहाँ पर है वज्र आसन। वज्र आसन वाली अवस्था हम उन लड़कियों को या उन महिलाओं को बता सकते हैं जिनको मासिक धर्म में दर्द होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक स्पेस, नियमित रूप से ऐसे खेल खेलते हैं जिसमें सम्मिलित काम और प्रतिस्पर्धी स्थितियां शामिल नहीं होती, इसके बजाय वे व्यक्तिगत खेल या गतिविधियां खेलते हैं। तो क्या खेलते हैं वे? अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वे ऐसी गतिविधियां या मूवमेंट करते हैं जिनमें खेल और गतिविधियां नहीं होती। सॉरी, खेल और गतिविधियां होती हैं लेकिन वे स्पर्धाओं में नहीं होते। अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं वे ये खेल खेलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पर अध्ययन करते हैं? तो मनोविज्ञान, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, मनोविज्ञान क्या होता है? हमारे मन के ऊपर किया जाने वाला अध्ययन। और मन किसका हम लेंगे यहाँ पर? व्यक्ति, लोग, मनुष्य। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3। लेकिन ये जितने भी अध्ययन ऊपर दे रखे हैं, गिनीश्वर है, बंदर है, कुत्ते हैं, इनका भी अध्ययन होता है, लेकिन इनका अध्ययन कहाँ पर होगा? जंतु विज्ञान के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एल्डरफर का सिद्धांत जरूरतों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत करता है। एल्डर का सिद्धांत जरूरतों को एल्डवर का सिद्धांत जरूरतों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सारे सिद्धांत एल्डर के हैं, लेकिन सबसे जरूरी इसमें हमारा हो जाता है वृद्धि की आवश्यकता। हमें वृद्धि करते रहने चाहिए, यही हमारी आवश्यकता होगी, यही हमारा सिद्धांत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। स्लिप डिस्क या साइटिक से पीड़ित लोगों को मुख्य कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? ध्यान रखना है, स्लिप डिस्क वाले व्यक्ति को आसन नहीं करना चाहिए। मकड़ासन आराम के साथ कर सकते हैं, वज्रासन भी कर सकते हैं, और पश्चिमोत्तानासन भी कर सकते हैं। लेकिन अड़वासन, अड़वासन क्या होता है? उल्टा लेटकर किया जाने वाला आसन, यह उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिससे उसको दिक्कत बने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्राणायाम को ललाट मस्तिष्क शोधन श्वास कहा जाता है? अब ब्राह्मणी प्राणायाम भी हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, उज्जयी प्राणायाम भी, और भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन कपालभाति प्राणायाम, जिसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क के शोधन से है, मस्तिष्क के अंदर, माइंड के अंदर डायरेक्ट ऑक्सीजन को इनटेक आउटेक किया जाता है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13। कार्डिक आउटपुट को संदर्भित करता है। कार्डिक आउटपुट क्या होती है? हमारे हार्ट के एक पार्ट के द्वारा, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है, लेकिन वो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, यह उसकी कार्डिक आउटपुट होगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4।
प्रति मिनट प्रत्येक नीले द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त लैक्टेट में वृद्धि के कारण है। लैक्टेट में वृद्धि के कारण क्या है? हमारे अवयव। अवयव हमारे लैक्टेट यानी कि लैक्टिक एसिड को बनने में फायदा पहुंचाते हैं या जरूरत देते हैं, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ऐसा होता है, लेकिन अवयव ज्यादा होते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा है सिट एंड रिच टेस्ट को मापता है। सबसे पहले तो ये है कि सिट एंड रिच टेस्ट हम लेते किसके लिए? सीनियर सिटीजन जो हमारे होते हैं, जो हमारे ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनके लिए हम सिट एंड रिच टेस्ट यूज करते हैं। और सिट एंड रिच टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? एक मेजरिंग टेप एक टेबल के ऊपर रखेंगे और उन व्यक्ति को टेबल के साथ में पैरों को टच कराकर बैठा दिया जाएगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ में उनके हाथों को आगे की तरफ खोलते हुए मेजर किया जाएगा कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो लेकिन वह मेजर क्या होगा सिट एंड रिच टेस्ट से? यहाँ पर मेजर करते हैं हम हैमस्ट्रिंग एंड पीठ का लचीलापन। हैमस्ट्रिंग यानी कि वह अपने आप को कितना आगे की तरफ लेकर जाता है और उसकी बैकबोन कितनी फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस दिन को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये तो सभी जानते हैं कि किस दिन को हम लोग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए मनाया जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए प्रस्ताव कब रखा गया। यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा, हम अगर प्रस्ताव की बात करेंगे कि प्रस्ताव कब रखा गया था हमारा 2014 में, और ये कब रखा गया था? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाएं। लेकिन वह फिर उसके बाद पारित कब किया गया, कब उसको लागू किया गया? 21 जून 2015 में। 21 जून 2015 में इसको लागू किया गया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, जून 21 और 2015। ये कब लागू किया गया था हमारा? 2015 में। और इसको लागू करने का औचित्य क्या था? इसको लागू करने का औचित्य या इसका संबंध कैसे था? सद्भाव और शांति के लिए। तो पहला हमारा इंटरनेशनल योगा डे जब शुरुआत किया गया तो 21 जून 2015 में शुरू किया गया, और उसका आदर्श वाक्य था सद्भाव और शांति। यानी कि ये उसको थीम दी गई थी कि सद्भाव और शांति के नाम से हम लोग अपना इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सेट सेट जैसे परीक्षणों का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो सेट क्या है? सेट की अगर फुल फॉर्म भी हम जानने की कोशिश करेंगे तो सेट की फुल फॉर्म हमारी बनेगी स्कोलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट। स्कोलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट, मैं यहां पर लिखता हूं SCH SCH। स्कोलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट। तो यहाँ पर सेट की हमारी फुल फॉर्म क्या होगी? स्कोलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट। स्कोलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट हमारा यहाँ पर हो गया, और ये हमारा किससे संबंधित है? हम क्या चीज मापने के लिए स्कोलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट रखते हैं? स्कोलिस्टिक हमारा संबंध किससे? सीधी बात यह कि स्कूल से संबंधित है, और यहाँ पर हम अभी क्षमता, बच्चे की क्षमता कितनी है, क्या उसकी क्या उसकी क्षमता है, ये हम मेजर करने के लिए स्कोलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट करते हैं। उपलब्धि इसमें नहीं आती, बुद्धि का हम बता नहीं सकते कि बच्चे की कितनी बुद्धि का विकास हुआ है, क्योंकि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित है, और प्रदर्शन हम कुछ नहीं बता सकते कि बच्चा क्या परफॉर्म करने वाला है, लेकिन उसका भी क्षमता, उसकी भी क्षमता यानी कि वो कितना सीख चुका है जो हमने उसको कराया है, वो हम सेट जैसे टेस्टों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
जॉनसन परीक्षण में फील्ड गोल गति परीक्षण की समय अवधि क्या होती है? तो जॉनसन परीक्षण को हम जॉनसन के नाम से, जॉनसन एंड जॉनसन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी आपको मिलेगा जॉनसन एंड जॉनसन टेस्ट की समय क्या है, या जॉनसन टेस्ट गोल फील्ड का समय क्या है। तो इसका गोल फील्ड का जो समय है, जब हम जॉनसन एंड जॉनसन टेस्ट लेते हैं तो वहां पर टाइम हम लेते हैं 30 सेकेंड्स, हाफ मिनट। हाफ मिनट में हम जॉनसन एंड जॉनसन टेस्ट को चेक करते हैं या क्लियरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अरेखित पेशी के नियंत्रण में होता है। अरेखित पेशी के नियंत्रण में क्या होता है? सीएनएस, पीएनएस, पीपीएनएस और एएनएस। तो सीएनएस, सबसे पहले सीएनएस के बारे में जानते हैं। सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो नियंत्रण है वो किस पेशी में है, बाद में हम एक क्लास और लेंगे इस पे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सीएनएस की फुल फॉर्म हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस, पीएनएस की फुल फॉर्म हमारी क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पीपीएनएस भी पीएनएस का ही एक पार्ट है। और लास्ट में हमारा आता है एएनएस। तो एएनएस की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या काम करता है? हार्ट की मसल्स और स्केलेटल मसल्स के बीच में होने वाली मूवमेंट को मेजर करता है, और वो कहां पर होगा? अरेखित पेशियों के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा 4, एएनएस। ये आपका होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, जहां पर हार्ट मसल्स और स्केलेटल मसल्स के बारे में पता लगाया जाता है कि वे कैसे वर्कआउट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मायोसिन हेड्स को कहा जाता है। सबसे पहले तो यही पता लग जाए कि मायोसिन हेड क्या होते हैं। मायोसिन हेड से पता करेंगे रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में कन्वर्ट करना। जो हम रासायनिक ऊर्जा, जो रासायनिक एनर्जी हमारे पास में है, उसको यांत्रिकी एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसका है? मायोसिन हेड का है। और उससे क्या होता है? हमें फोर्स या ताकत या मूवमेंट करने के लिए हमारी मसल्स को पावर मिलती है। और वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? क्रॉस ब्रिजेस। क्रॉस ब्रिजेस होते हैं मसल्स के अंदर, छोटे छोटे होल होते हैं, जहां से वो पावर रुक रुक कर आगे की तरफ बढ़ती है और हमारी मसल्स एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। बहुत सारे आंसर्स पेपर्स में पूछा जा चुका है, और गलती हो जाती है यहाँ पर बच्चों से, लेकिन गलती नहीं करनी। सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार हमारा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या खेल रत्न अवार्ड। राइट आंसर हमारा है 2। लेकिन इसी के साथ में हम जान लेते हैं कि और पुरस्कार जो है उनका क्या है, क्या उनमें मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड की, द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो राशि मिलती है, तो अच्छा, द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता किसको है? कोच को या गुरु को। तो इसमें जो राशि मिलती है वह होती है हमारी 7.50 लाख, यानी कि 7.5 लाख रुपए द्रोणाचार्य अवार्ड में मिलते हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितने मिलते हैं? 25 लाख। ये ओलंपिक, पैरालंपिक या स्पोर्ट्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसके बाद में हमारा आता है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार में भी हमारे प्लेयर्स को दिया जाता है, लेकिन ये हॉकी से संबंधित, तो हॉकी में दिया जाता है। इसमें भी 25 लाख प्लेयर्स को दिए जाते हैं। और लास्ट वन हमारा आता है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की जो राशि होती है वो हमारी होती है 15 लाख। तो ये राशि मैंने आपको बता दी है। इसके और राइट आंसर आपका है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, हमारा सर्वोच्च खेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इंडिया में सर्वोच्च खेल पुरस्कार केवल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। राइट आंसर आपका है हो जाएगा सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इतना ही हार्ड है, क्योंकि इसने 4 नाम जो आप लोगों के सामने दे रखे हैं, साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है, साक्षी मलिक, कर्ण मंडलेश्वर है। ये जो चारों नाम दे रखे, चारों ने ही भारत में ओलंपिक में, भारत के लिए ओलंपिक में मेडल्स जीते हैं।
लेकिन देखना यह है कि किसने कब जीते हैं। तो मैं नंबर वाइज आपको बताता जाऊंगा। अगर हम साइना नेहवाल की बात करें तो साइना नेहवाल भारत में जो अपना मेडल लेकर आई थी वो 2012 में लाई थी ये। और ऐसे ही पीवी सिंधु 2019 में लेकर आई थी। और साक्षी मलिक ये हमारी लेकर आई थी लास्ट वाले रियो ओलंपिक में 2016 में, ये है 2016 में। और कर्ण मल्लेश्वरी हमारी लेकर आई थी 2000 में। यानी कि सबसे पुराना जो अवार्ड हमारा हुआ ओलंपिक मेडल सबसे पहले जो हमारा आया था इंडिविजुअल इवेंट में, वो आया था हमारा कर्ण मल्लेश्वरी के द्वारा 2000 ओलंपिक में। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेडियम बनाया है अपना। तो अगर आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है आप बता सकते हैं कोई? मोटेरा स्टेडियम है अहमदाबाद में। और ये अभी 2-3 साल पहले ही बनाया गया है। और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहाँ पर 1 से 1.5 लाख व्यक्ति को बैठाया जा सकता है। और अगर हम बात करें लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम की, तो लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम इंग्लैंड में है। और ईडन गार्डन स्टेडियम इंडिया में ही है, कोलकाता में। मोटेरा स्टेडियम मैंने आपको बता दिया है, अहमदाबाद में है। और मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, जो रिसेंटली अभी बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, महिलाओं ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहीं पर है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ओलंपिक की ही बात करेंगे तो फर्स्ट ओलंपिक हमारा 1928 जो इसने दिखा रखा है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि 1928 वाला ओलंपिक कहाँ पर खेला गया? तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? एम्स्टर्डम। या एम्स्टर्डम ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? सॉरी, किस ईयर में हुए थे? 1928 में। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, 19 वाला ओलंपिक कहाँ पर हुआ? पेरिस में। या पेरिस वाले ओलंपिक कब हुए थे? 19 में। ऐसे 1920 वाला ओलंपिक कहाँ होता है? एंटवर्प में हुआ था। और 1896 वाला ओलंपिक एथेन में हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, 1896 वाला ओलंपिक फर्स्ट ओलंपिक हमारा था। यानी कि सबसे पहला ओलंपिक हमारा कब स्टार्ट हुआ? ओलंपिक कब स्टार्ट हुई? 1896 में। या पहला ओलंपिक कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। या एथेंस में सबसे पहला ओलंपिक कब खेला गया? वो हमारा क्वेश्चन बनेगा 1896। लेकिन इसने क्या पूछा है? महिलाओं ने पहली बार किस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था या प्रतिभाग किया था? तो वो था सेकंड ओलंपिक हमारा 19 पेरिस। और हर एक ओलंपिक 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रबंधन में पहला कदम है? यानी कि खेल की योजना, प्लानिंग ऑफ स्पोर्ट्स अगर हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहला ही हमारा क्या रहेगा? योजना। सबसे पहला ही पार्ट हमारा रहेगा योजना। हम उसके बारे में योजना प्रणाली तैयार करेंगे पूरी, कि वह खेल किस अकॉर्डिंग या कैसे कैसे उसका संचालन करना होगा। तो सबसे पहला हमारा कदम क्या रहेगा? सबसे पहले हमें डिजाइन क्या करना होगा? उसकी रूपरेखा तैयार करनी होगी, और वो होगी हमारी योजना। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ऊंची कूद में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? ऊंची कूद क्या होती है? हमारी हाई जंप। तो हाई जंप में जब हम बच्चों को कुदाते हैं, जिस बार के ऊपर से कुदाते हैं, येलो कलर की होती है लंबे वाली बार, तो उसका वेट कितना होता है? वह होती है 4 kg की। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। हाई जंप बार कितनी वेट की होती है? 4 kg की। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक खिलाड़ी के लिए विटामिन, खनिज और प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अच्छा संतुलित खालिस्तान आवश्यकता है। तो अगर हमें किसी खिलाड़ी की प्रोटीन और खनिज विटामिन की जरूरतों को पूरा करना है तो सबसे अच्छा हमें क्या देना चाहिए उसको? फिटनेस। तो ऑलरेडी वो काम कर ही रहा है अपनी फिटनेस के ऊपर। वातावरण, एनवायरनमेंट का से कोई संबंध ही नहीं है कि हम उसको क्या विटामिन देंगे, क्या खनिज देंगे, क्या प्रोटीन देंगे, क्या फैट देंगे। और दिनचर्या और कार्यक्रम का संबंध इससे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दिनचर्या और कार्यक्रम हमारा हमारी फिटनेस से, हमारे खाने से, हमारे रहने से अलग हो जाता है।
दिनचर्या में हमारा क्या रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग क्या वर्कआउट करते हैं, या क्या हमारा वर्कआउट रहेगा, क्या हमारा कार्यक्रम रहेगा। तो किसी भी व्यक्ति का या किसी भी खिलाड़ी का अगर हमें डाइट चार्ट बनाना है तो हमें ध्यान रखना होगा उसके पोषण और भोजन का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाएगा सेकंड। आज की इस क्लास में हम लोगों ने 27 क्वेश्चन किए और सारे ही क्वेश्चंस की संभावना है केवीएस में आने की। तो सभी से रिक्वेस्ट है, पूरी क्लास को आराम के साथ पढ़ें और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें। कल तक दूसरी नेक्स्ट क्लास में भी आपको 27 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, और टाइम के साथ में ज्वाइन करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।